मुर्दा घर, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल एक ऐसे कमरे का आता है जिसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों की लाश को रखा जाता है। ऐसी जगहों पर जाना तो दूर, इनके बारे में सोचकर भी हम जैसे आम लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी के आगे डर, तो क्या इंसानों के जान की भी कोई कीमत नहीं होती है। एक मजबूर इंसान थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, और उनके यही फैसले कभी कभी तो जीते जी उन्हें मौत से रूबरू करा देते हैं। और आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही सच्ची घटना के ऊपर है, जिसमें एक मासूम सा लड़का थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात के समय मुर्दा घर की देखभाल किया करता था। और फिर उस रात जो उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन रात के करीबन 11 बज रहे थे। अशोक अपनी नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल गया हुआ था। अस्पताल में उसका काम बस डॉक्टरों की दवाइयों को काउंटर पर लाकर रखना और उनका हिसाब किताब करना होता था। और अक्सर खाली समय में अशोक मुर्दा घर की तरफ घूमने जाया करता था। और उस रात भी वो घूमने के लिए मुर्दा घर की तरफ गया हुआ था। लेकिन आज वो जैसे ही मुर्दा घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ हलचल हो रही है। वैसे तो वहां पर इस तरह की अजीब हरकतें होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से हरकतें हो रही थी वो कुछ ज्यादा ही अजीब सी थी। अशोक को ऐसा लगता है कि उस मुर्दा घर के अंदर बैठकर कोई रो रहा है, जिसके बाद वो उस मुर्दा घर के अंदर जाता है। और जैसे ही अशोक उस मुर्दा घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक आदमी सफेद चादर ओढ़कर बैठा हुआ था और वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसे ऐसा करते हुए देख अशोक उसी के पास जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, अरे अशोक, तू यहां पर क्या कर रहा है? उस आवाज को सुनते ही अशोक पीछे देखने लगा। उसने देखा कि यह आवाज अस्पताल के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की थी, जो कि रात के समय यहां की रखवाली किया करता था। उसे अपने पीछे देखकर अशोक ने उससे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुर्दा घर के अंदर यह आदमी घुस आया है? अशोक की यह बात सुनकर वो बंदा उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगा और उससे कहा, अरे अशोक, तू ठीक तो है ना? यहां पर आसपास हम दोनों के अलावे और कहां कोई है? उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अशोक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि सच में वहां पर उन दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं था। वो तीसरा बंदा जिसकी आवाज सुनकर अशोक उस मुर्दा घर के अंदर आया था, वो अचानक से पता नहीं कहीं गायब हो गया था। और ये बात अशोक को भी बहुत ही अजीब लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, जिसके बाद वो उस बात को नजरअंदाज करता और वहां से चला जाता है और जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब जब उसे ये बात याद आती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। इसके बाद उसी दिन रात के करीबन 1 बजे उसे दोबारा से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज इस बार उसे अस्पताल के बाहर से आ रही थी। जिसके बाद अशोक बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है। अब जैसे ही अशोक अस्पताल के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि अस्पताल के ठीक बाहर एक आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये वही आदमी था जिसे अशोक ने 2 घंटे पहले इस मुर्दा घर के अंदर देखा था। उस आदमी ने खुद को एक सफेद रंग के चादर से ढक रखा था, जिस वजह से अशोक को उसका चेहरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस बार अशोक के पीछे कोई नहीं था, जिस वजह से वो सीधा उस इंसान के पास जाता है। अब जैसे ही वो उस आदमी के पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप बीच सड़क के ऊपर इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हो? अशोक के पहली बार पूछने पर तो उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो अशोक की तरफ मुड़ता है और फिर उसने बहुत ही गंभीर हालत में उसे जवाब देते हुए कहा, मेरे घर वालों की तबीयत बहुत खराब है। उसकी ये बात सुनकर अशोक को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि अगर उसके घर वालों की तबीयत खराब है तो फिर वो मुर्दा घर के अंदर क्या कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता, उसने कहा, यहां से ठीक 1 किलोमीटर आगे मेरा घर है और वहीं पर मेरे घर वाले दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहे हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर अशोक का दिल पिघल गया था। जिसके बाद उसने उस आदमी से कहा, आप मुझे बताएं, आपके घर वाले कहां रहते हैं? मैं उनका कोई ना कोई इलाज तो कर ही दूंगा। अशोक की ये बात सुनकर वो आदमी एक झटके में खड़ा हो गया और फिर उसने अशोक को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। इसके बाद अशोक ने सोचा कि वो अपनी बाइक से उसके घर तक चला जाए, लेकिन वो आदमी पैदल ही अपने घर की तरफ निकल चुका था और इसीलिए अशोक भी उसके पीछे पीछे पैदल ही चल पड़ा। वो दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। अशोक ने अपना जैकेट भी अस्पताल में ही खोल रखा था और वो बस एक पतला सा स्वेटर पहनकर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। ठंड में उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर चलने के बाद अशोक को सामने एक छोटा सा कस्बा दिखाई देता है
उस कस्बे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे यहां पर रहने वाले लोगों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता होगा। अब जैसे ही अशोक उस बस्ती में पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग कंबल ओढ़कर सो रहे थे और उन सभी की कंबल बिल्कुल एक जैसी ही थी। उनके हुलिये को देखकर अशोक को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो अभी भी उस आदमी के पीछे पीछे चलते जा रहा था। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो आदमी एक मकान के सामने आकर रुकता है। वो बहुत ही कच्चा सा मकान था जिसकी ऊपरी सतह टूटकर उसके अंदर के ईंट नजर आ रहे थे। अब जैसे ही अशोक वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी दादी होती हैं और वो दोनों दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहे थे। अशोक जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े खरोच के निशान बने हुए थे जिसके अंदर से खून टपक रहा था। ये देखकर अशोक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी बीमारी देखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर इन्हें ये हुआ क्या है। और फिर उसी समय अशोक ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अशोक ने देखा कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के पैरों की दिशा उल्टी मुड़ी हुई थी। और ये देखकर अशोक को अपने दादाजी की बात याद आती है। वो बचपन में उसे कहानियों में सुनाया करते थे कि जो भूत या चुड़ैल होती हैं उनके पैरों की दिशा उल्टी होती है। और ये बात अशोक को अच्छे से मालूम थी कि जिस भी इंसान के पैर उल्टे दिशा में मुड़े हुए होते हैं वो एक भूत या चुड़ैल ही होती है। और वहां पर जितने भी इंसान मौजूद थे उन सभी के पैर बिल्कुल वैसे ही थे। अशोक इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये वही आदमी था जो उसे वहां तक लेकर आया था, लेकिन इस बार उसकी कंबल उतरी हुई थी और उसका पूरा चेहरा अब अशोक को साफ साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे को देखकर एक बार तो अशोक के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। वो अजीब सा चेहरा देखकर अशोक इतना ज्यादा डर गया था कि अब तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। और तभी अचानक से उस इंसान ने अशोक को एक जोरदार धक्का मारा और धक्का खाते ही वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। अब जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसने देखा कि चारों तरफ का नजारा बिल्कुल नॉर्मल है। उसने देखा कि वहां आसपास ना तो कोई कस्बा है और ना ही वो लोग अभी यहां पर हैं जो कि कंबल ओढ़कर बाहर सो रहे थे। ये देखकर अशोक अब समझ चुका था कि वो अब भूतों की बस्ती में आ चुका है और वहां से निकल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि पिशाचों के लिए बनी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जब अशोक को अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो फिर उसने वहां से उठकर पैदल पैदल भागना शुरू कर दिया। और फिर दौड़ते दौड़ते वो करीबन 15 मिनट बाद नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। हाईवे पर आने के बाद भी उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कि उसे अस्पताल तक लिफ्ट दे सकता था। वो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डर के मारे वो बार बार पीछे देखता और फिर आगे भागता। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से थक चुका है तब वो अपने आसपास देखता है। और फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि ये वही जगह थी जहां से अशोक ने भागना शुरू किया था। और इतने में ही वहां पर 4-5 लोगों की आवाज अशोक को सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग आपस में ही किसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। अब जैसे ही अशोक ने उस ओर देखा तो उसने देखा कि ये वही 4-5 लोग थे जिनका इलाज करने के लिए वो यहां तक आया था। अब जैसे ही अशोक ने उन सभी को एक साथ देखा तो उसकी हालत डर से खराब होते जा रही थी। वो ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसने दोबारा से हिम्मत जुटाया और उठकर वहां से भागने लगा, लेकिन इस बार उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना पूरा का पूरा हाथ उसके सीने के अंदर घुसा दिया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसे गीला गीला महसूस होने लगा था। अब जैसे ही उसने अपने सीने पर हाथ लगाया तो उसने देखा कि वो खून था जिसने उसके पूरे के पूरे शर्ट को गीला कर दिया था। और अब उसकी छाती भी बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगी थी। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि अब वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। उसके कदम अब एक ही जगह पर जम गए थे। अब उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो अब अपने शरीर को संभाल सके। और फिर थोड़ी ही देर में वो वहीं पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी आंखें बहुत ही तेज दर्द करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया है। वो लगातार अपने आंखों को मसल रहा था, लेकिन वो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो दर्द कम हुआ तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे को चबाना शुरू कर दिया और अब उसे अपने पैरों में भी दर्द महसूस होने लगा था।
उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच उसे जिंदा रहने की एक आस दिखाई देती है। वो देखता है कि सामने की ओर से एक बस आ रही थी। हालांकि अब तक वो बहुत ही बुरी हालत में था और ऐसी हालत में अपनी जगह से खड़ा होना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर अपनी जान बचाने के लिए अशोक उस समय बहुत ही हिम्मत करके खड़ा हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आजू बाजू में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि उसके शरीर को नोचने का काम कर रहे थे। और अब वो बस उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी। और जैसे ही उस बस की लाइट अशोक के शरीर पर पड़ती है, वैसे ही उसका शरीर और भी ज्यादा दर्द करने लगा। उसे देखकर कहीं ना कहीं बस ड्राइवर समझ गया था कि वो बहुत ही गंदी हालत में फंसा हुआ है और इसीलिए उस बस ड्राइवर ने बस को उसके बगल में लाकर खड़ा कर दिया था। तब तक उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही बस उसके बगल में आकर रुकी तो उसके बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी सांसें अब अटकने लगी थी और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। और फिर लोगों से उसे पता चला कि आज करीबन 6 दिनों बाद उसे होश आ रहा था। जैसे ही उसने अपने आजू बाजू में देखा तो उसने पाया कि उसके घर वाले वहां पर खड़े थे। और अपने घर वालों को अपने सामने देखकर अशोक को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर उसके घर वालों ने उसे बताया कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसका बचना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो तो भला हो डॉक्टर साहब का, जिन्होंने किसी तरह से अशोक को एक नई जिंदगी दी। जिसके बाद अशोक ने उस पूरे घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया। और इत्तेफाक से वो आदमी भी उस समय वहीं पर था जो उस मुर्दा घर की रखवाली किया करता था। दरअसल वो अशोक के लिए खाने पीने की व्यवस्था किया करता था और इसी वजह से उन दोनों की आपस में काफी अच्छी बनती भी थी। जिसके बाद उसने अशोक को एक घटने के बारे में बताया। उसने बताया कि ये 4 साल पहले की बात है, जब उस अस्पताल के बाहर की तरफ एक भिखारी बैठा करता था। उस भिखारी के घर वालों की एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना होने की वजह से किसी भी डॉक्टर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद पता चला कि अचानक से ही उसके परिवार वालों की मौत हो गई। और अपने परिवार के मौत के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया। और फिर उसके बाद से ही वो यहाँ के मुर्दा घर के अंदर और अस्पताल के बाहर बहुत से लोगों को नजर आता है। और उसने आज से पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की हरकतें की है। ऐसे में हम लोग इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताते, वरना लोग इस अस्पताल के अंदर नौकरी करना बंद कर देते हैं। यह सुनकर अशोक के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब अशोक वहां पर नौकरी नहीं करेगा। इसके बाद अशोक के ठीक होने के बाद अशोक सीधा अपने घर चला गया और दोबारा कभी भी मुड़कर उस अस्पताल की तरफ नहीं गया। और आज इस घटना को करीबन 2 साल हो चुके हैं। अब अशोक बिल्कुल ठीक है। वो आज उसी शहर के दूसरे अस्पताल में नौकरी करता है। उस दिन के बाद से उसने रात के समय भी अस्पताल में काम करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें।